हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सारे लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। मैं मनीष आप सभी लोगों का वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल HBC हर बच्चे की क्लास के अंदर। अभी तक हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स की 2 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग जाओ उन वीडियो से अपना सिलेबस कंप्लीट करो, जो कि नेशनल इनकम और मनी बैंकिंग हम लोग पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। प्ले लिस्ट आपकी बन चुकी है। अब मैं आपके सामने लेकर आई हूँ यूनिट नंबर 3, जिसका नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो बिना किसी देर के हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे एग्रीगेट डिमांड के साथ। किस चीज के साथ? एग्रीगेट डिमांड। तो भाई पहले मतलब समझते हैं एग्रीगेट डिमांड होता क्या है। देखिए, आप लोगों को मालूम है किसी भी इकोनॉमी के अंदर तरह तरह के क्या होते हैं, सेक्टर्स होते हैं। अलग अलग तरह के सेक्टर्स, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर हो गया यानी कि हाउस होल्ड्स हो गए, गवर्नमेंट सेक्टर हो गया, बिजनेस फर्म्स हो गई, फिर हम लोग कुछ रिलेशन अदर कंट्री के साथ होता है जिसमें हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। तो जितने भी सेक्टर्स हैं वो सभी सेक्टर्स अपने लेवल ऑफ इनकम के साथ, क्या उनके पास जो भी गिवन लेवल ऑफ इनकम है उसके साथ कुछ भी प्लान कर रहे हैं कंजम्पशन के लिए, उसको बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। चलिए देखते हैं इसकी डेफिनेशन होती क्या है। इट रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, final goods and services which all the sectors of an economy are planning to buy at a given level of income in an accounting year। आपको मालूम है अकाउंटिंग ईयर क्या होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च का जो पीरियड होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का जो पीरियड होता है उसको बोलते हैं हम लोग अकाउंटिंग ईयर। किसी भी एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर इकोनॉमी के अंदर, अकाउंटिंग ईयर में इकोनॉमी के अंदर जितने भी सेक्टर्स हैं, सारे सेक्टर्स जो अपने लेवल ऑफ इनकम पे, जो भी उनके पास इनकम है, उस इनकम के बिहाफ पे, उस इनकम के थ्रू जितनी भी फाइनल गुड्स और सर्विस को कंज्यूम करेंगे, उन सब की एग्रीगेट वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे? एग्रीगेट डिमांड। क्या बोलेंगे? एग्रीगेट डिमांड। अब एग्रीगेट डिमांड के लिए हम लोग देखते हैं कुछ कंपोनेंट्स हैं इसके। कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, मेनली 4 कंपोनेंट होते हैं। एक एक करके देखते हैं क्या होते हैं ये चारों कंपोनेंट्स। नंबर 1, प्राइवेट कंजम्पशन, पीवीटी डॉट प्राइवेट कंजम्पशन, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं सी के साथ, कैपिटल सी से। एक्सपेंडिचर incurred by इंडिविजुअल्स या फिर हाउस होल्ड्स ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे कि आप लोग और हम लोग या अदर इंडिविजुअल्स या दूसरे हाउस होल्ड्स अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए जो भी गुड्स को कंज्यूम करते, कौन सी गुड्स? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी कंज्यूम करेंगे उसके ऊपर जो किया गया खर्चा है, एक्सपेंडिचर इनकर है, उसको हम लोग बोलेंगे सी प्राइवेट कंजम्पशन।
सेकंड कंपोनेंट हमारे पास आता है गवर्नमेंट कंजम्पशन। क्या चीज? गवर्नमेंट कंजम्पशन। इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल जी के साथ। तो एक्सपेंडिचर इनकर्ड, एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। एग्जाम्पल के तौर पे आप खुद सोचो, गवर्नमेंट कहां पर खर्चा करती है? पब्लिक फैसिलिटीज पर। पब्लिक फैसिलिटीज लाइक हो गया स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर। एंड लाइक पुलिस एटसेट्रा, पुलिस, आर्मी या जो अदर फोर्सेस हैं उन सब पर जो भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है उसको हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जी। थर्ड होता है हमारे पास इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कौन सा एक्सपेंडिचर? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल आई के साथ। किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल आई के साथ। तो हम लोग लिख सकते हैं एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय बिजनेस फर्म्स ऑन कैपिटल गुड्स। तो वो सारे खर्चे जिनको प्राइवेट बिजनेसमैन या बिजनेस फर्म्स जो होते हैं कैपिटल गुड्स पे कंज्यूम करते हैं। कैपिटल गुड आप लोगों ने नेशनल इनकम के अंदर देखा था, ऐसे गुड्स जिनका यूज हम लोग प्रोडक्शन के अंदर करते हैं, लाइक प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया, इक्विपमेंट्स हो गए, इन सब पर जो प्राइवेट बिजनेसमैन खर्चा करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कांस्टेंट रखेंगे, इट रिमेन्स कांस्टेंट। इसको क्या रखते हैं? कांस्टेंट रखते हैं। डेट इज कॉल्ड, हम लोग कह सकते हैं डेट इज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। कौन सा इन्वेस्टमेंट? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट या ऐसा इन्वेस्टमेंट जो इनकम से अफेक्टेड नहीं होता। नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा, अगर हमारी इनकम बढ़ती है, अगर हम लोग बिजनेसमैन है और हमारे प्रॉफिट बढ़ रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करते हैं। लेकिन इस पॉइंट में वो कहना क्या चाह रहा है कि अगर आपके प्रॉफिट इंक्रीज भी हो रहे हैं, आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को क्या रखेंगे? कांस्टेंट रखेंगे। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट रखा गया इसको। ये इनकम के हर एक लेवल पर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, इनकम के लेवल से अफेक्टेड नहीं होगा। ये तीन कंपोनेंट हो गए। फोर्थ कंपोनेंट के लिए मुझे स्पेस चाहिए। मैं एक काम करता हूं, इसको रफ करता हूं, आप एक काम करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं थोड़ा साइड देता हूं, आप लोग भी इसका स्क्रीनशॉट लें और प्रॉपर नोट्स मेंटेन करें। चलिए अब हम लोग चलते हैं फोर्थ कंपोनेंट और लास्ट कंपोनेंट जिसका नाम है नेट एक्सपोर्ट्स। क्या नाम है उसका? नेट एक्सपोर्ट्स। चलिए फोर्थ कंपोनेंट है हमारा नेट एक्सपोर्ट्स। ब्रैकेट में लिखेंगे x माइनस m। इट इज द डिफरेंस बिटवीन B/W मतलब बिटवीन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। आप लोगों ने ये सारे आइटम नेशनल इनकम के एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर भी देखे थे। तो ये क्या है? इट इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। अब हम लोग बात करते हैं एडी। एडी बोले तो एग्रीगेट डिमांड।
इस चैप्टर के अंदर हम लोग सिर्फ 2 सेक्टर मॉडल की बात करेंगे। कितने सेक्टर मॉडल की बात करेंगे? 2 सेक्टर मॉडल। 2 सेक्टर मॉडल क्या होता है? जहां पर सिर्फ प्राइवेट कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट आता है। क्या आता है? प्राइवेट कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट आता है। और बाकी 3 सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट इंक्लूड होगी और 4 सेक्टर के अंदर एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी आ जाते हैं। नॉर्मली हम लोगों ने सिर्फ कंपोनेंट समझे हैं, 4 कंपोनेंट, लेकिन यूज में हमारे सिर्फ 2 ही कंपोनेंट है, प्राइवेट कंजप्शन यानी कि सी और इन्वेस्टमेंट यानी कि आई। तो AD यहां पर बराबर होगा C प्लस आई के। AD बराबर होगा C प्लस आई के। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले, मैं रफ करता हूं, फिर अगले टॉपिक पर चलते हैं हम लोग कि इसको हम लोग ग्राफ पे और टेबल में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए रफ करता हूं मैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो बात करेंगे उसका नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन टैब्यूलर एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफ पे कैसे देखेंगे और टेबल में कैसे इसको हम लोग बनाएंगे। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बात कर लेते हैं टैब्यूलर एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड AD। तो देखते हैं भाई, एक अज्यूम्ड टेबल है जिसको मैं अपने डाटा की हेल्प से बना रहा हूं। आप लोग ध्यान देंगे इसमें। सबसे पहले हम लोग बनाते हैं इनकम का कॉलम। इनकम को मैं रैंडमली अपने पास से लेकर चल रहा हूं, 0, 100, 200, 300, 400, 500। तो आप लोग देखेंगे इनकम पहले 0 से स्टार्ट हुई है, फिर 100 हुई है, फिर 200, फिर 300, देन 400 और लास्ट में 500। यानी कि इनकम इंक्रीज हो रही है, हर बार 100 रुपीज से इंक्रीज हो रही है। सेकंड हम लोग बात करते हैं सी की। दिस इज कॉल्ड कंजम्पशन या प्राइवेट कंजम्पशन। कंजम्पशन कभी 0 हो सकता है क्या? कंजम्पशन कभी भी 0 नहीं होता। हमारी इनकम 0 हो सकती है बट कंजम्पशन 0 नहीं होता। तो कंजम्पशन अगर हम लोग इनकम अर्न नहीं करें तो भी करते हैं बेसिक सर्वाइवल के लिए। ठीक है, जैसे आप लोग स्टडी कर रहे हो, आपके पास इनकम के सोर्स नहीं है बट फिर भी आपके खर्चे हैं। तो ऐसे खर्चे जो इनकम के 0 लेवल पर होते हैं, ऐसे खर्चे जो इनकम के 0 लेवल पर होते हैं उसको बच्चे हम लोग बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। क्या बोलते हैं? ऑटोनोमस कंजम्पशन। फिर मैं काम करता हूं, कंजम्पशन को इंक्रीज करता हूं हर बार 50 से। पहले 50 था, अभी हो गया 100, फिर 150, फिर अगेन 50 का इंक्रीमेंट करते तो 200, फिर 250 एंड फाइनली 300। तो हम लोगों ने देखा यहाँ पर इस टेबल के अंदर जो इनकम है वो 100, 100, 100 से इंक्रीज हो रही है, कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है 50, 50, 50 से इंक्रीज हो रहा है। इन्वेस्टमेंट को हम लोग अज्यूम कर लेते हैं 100। और इन्वेस्टमेंट के बारे में हम लोगों ने क्या सीखा है? इट रिमेन्स कांस्टेंट। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, यानी कि इनकम से अफेक्टेड नहीं होती। इनकम का लेवल बेशक से इंक्रीज होगा लेकिन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज नहीं होगी। अगर इन्वेस्टमेंट 100 है तो वो हर बार 100 ही रहने वाली है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। अब हम लोग कर लेते हैं अपनी बात AD की। AD क्या होता है देखते हैं। AD आप लोगों ने पढ़ा है अभी ऊपर, C प्लस आई। तो ये फर्स्ट कॉलम, ये सॉरी सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम जो भी अमाउंट्स हैं C और I के उनको ऐड कर लो। 50 प्लस 100 150, 100 प्लस 100 200, 150 प्लस 100 250, 200 प्लस 100 300, 250 प्लस 100 350, 300 प्लस 100 400। इस तरीके से हमारा AD आ गया। ये तो बात होगी टेबुलर रिप्रेजेंटेशन की, टेबल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करेंगे हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए मैं पहले क्या करूंगा? कंजम्पशन को रिप्रेजेंट करता हूं, फिर इन्वेस्टमेंट को और फाइनल बाद में करेंगे AD को। तो पहले मैं यहाँ पे एक ग्राफ बना रहा हूं। आप लोग जब ग्राफ बनाएंगे ध्यान रखेंगे y एक्सिस पर क्या लिखा जाता है, x एक्सिस पर क्या लिखा जाता है। दिस इज x एक्सिस, ओरिजिन, y एक्सिस। x एक्सिस पर हमारे पास आता है आउटपुट, नेशनल आउटपुट।
कौन सा आउटपुट, नेशनल आउटपुट या क्वांटिटी या फिर नेशनल इनकम। यहाँ पर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे सी को और यानी प्राइवेट कंजम्पशन को और इन्वेस्टमेंट को। अब आप लोग जरा देखें, कंजम्पशन स्टार्ट हो रहा है 50 से, यानी कि 0 से स्टार्ट नहीं हुआ है, 50 से, यानी कि कोई ना कोई वैल्यू इसको वाई एक्सिस पर मिलेगी। तो वाई एक्सिस पर स्टार्ट करेंगे, 4 से मेरा यहाँ पर 50 लेवल है, ठीक है। उसके बाद 50 से कांस्टेंट इंक्रीज हो रहा है। जब कांस्टेंट इंक्रीज हो रहा है, एक लाइन सीधा अपवर्ड ड्रॉ कर देते हैं हम लोग। दिस इज कॉल्ड कंजम्पशन कर्व, दिस इज कॉल्ड कंजम्पशन कर्व। अब आप लोग देखेंगे कंजम्पशन कर्व कैसे हुआ है, नीचे से ऊपर जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, दिस इज कॉल्ड अपवर्ड, यानी कि कंजम्पशन कर्व का स्लोप क्या हो गया, अपवर्ड हो गया। फिर देखते हैं इन्वेस्टमेंट 100 100 100 कांस्टेंट है, और इसको मैं काम करता हूं, इधर से ले लेता हूं, और ये हो गई हमारी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो जो इन्वेस्टमेंट कर्व रहेगा वो कैसा रहेगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी कि हॉरिजॉन्टल कर्व रहेगा। तो इन्वेस्टमेंट कर्व का स्लोप क्या हो गया, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और कंजप्शन कर्व का स्लोप क्या हो गया, हमारा अपवर्ड स्लोप हो गया। हम लोग इस ग्राफ के अंदर दो चीजें देखी हैं, पहली क्या कंजप्शन और दूसरी क्या इन्वेस्टमेंट कर्व। मैं इसको रफ करता हूं, आप लोग, मैं थोड़ा साइड देता हूं, स्क्रीनशॉट ले इसका और बाद में अपने नोटबुक के अंदर ड्रॉ करेंगे। अब मैं बात करता हूं एग्रीगेट डिमांड कर्व की, किसकी, एग्रीगेट डिमांड कर्व की। एग्रीगेट डिमांड कर्व कैसे बनता है, आप लोग देखिए टेबल के अंदर एग्रीगेट डिमांड कर्व 150, 200, 250, 300, 350 और 400। 150 से स्टार्ट हुआ है और हर बार 50 50 50 का इंक्रीमेंट आ रहा है। हाँ भाई 50 का ही आ रहा है ना, 150 से 250 का इंक्रीमेंट, फिर 200 से 250 50 का इंक्रीमेंट, फिर 250 से 300 का 50 का इंक्रीमेंट, 300 से 350 50 का इंक्रीमेंट, 350 से 400 50 का इंक्रीमेंट, यानी कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है ये भी। तो इसका ग्राफ बना लेते हैं हम लोग। ये हो गया वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, यहाँ पर हमारा नेशनल आउटपुट या फिर क्वांटिटी, और यहाँ पर हमारे पास आएगा एडी। क्या आएगा, एडी आएगा। अब एडी कर्व आप देखो 150 से स्टार्ट हो रहा है, सपोज 150 पॉइंट मेरे पास यहाँ पर है, दिस इज 150 लेट करा है मैंने, क्योंकि मैंने यहाँ पर स्केल तो लिया नहीं है, मैं अपना लेट कर रहा हूँ, अज्यूम कर रहा हूँ 150 यहाँ पर होगा। तो आप लोग भी ऐसे ही करेंगे। एक्चुअली यहाँ पर जब ग्राफ बनाते हैं हम लोगों को प्रॉपर स्केलिंग की नीड नहीं होती है, तो रैंडम ग्राफ बनते हैं हमारे, बस ध्यान रखना बनते कैसे हैं। 150 से इंक्रीज हुआ है, 50 का इंक्रीमेंट, कांस्टेंट इंक्रीमेंट है, तो ये कांस्टेंट रेट से ऊपर की तरफ चला गया, दिस इज कॉल्ड एडी कर्व, दिस इज कॉल्ड एडी कर्व। अब यहां से इसको देख के हमें क्या दिख रहा है कि जो एडी कर्व है, क्या एडी कर्व जो है वो भी नीचे से ऊपर जा रहा है, देख रहे हो ना, नीचे से ऊपर अपवर्ड स्लोप है एडी कर्व का भी। एडी कर्व का स्लोप भी कैसा है बच्चे, अपवर्ड स्लोप है। और एडी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एडी को लिख सकते हैं सी प्लस आई। ये हमें मिला कैसे है, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को ऐड करके एडी कर्व मिल गया है। आप लोग ले अगेन इसका स्क्रीनशॉट, फिर मैं कुछ इंपॉर्टेंट, अच्छा एक और चीज देखेंगे, एक और चीज देखेंगे आप लोग, ये सेकंड लेवल देखो, दिस पॉइंट, मैं इसको क्या कर रहा हूं रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर डाल रहा हूं, दिस वन। यहां पर कंजम्पशन भी, एक काम कर लो, इन्वेस्टमेंट को हटाओ, इन्वेस्टमेंट तो हर जगह पर 100 ही है, इसको कंसीडर करो, इस वाले रेक्टेंगल को। इनकम सेकंड लेवल पे कितना 100 है, सेकंड पॉइंट, सेकंड स्टेज में 100 है, कंजम्पशन भी 100 है। जिस पॉइंट पर कंजम्पशन और इनकम बराबर होते हैं, यानी कि जितना कमाया उतना खर्च कर दिया, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट। अभी लिखेंगे इसके बारे में थोड़ा सा, अभी ध्यान देना है। कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जहां पर कंजम्पशन और इनकम बराबर होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट। चलिए मैं रफ करता हूं इसको और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग बात करते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया तो मैं थोड़ा साइड देता हूं, प्रॉपर स्क्रीनशॉट लें। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे हम लोग, जो कि हम लोगों ने एडी, कंजम्पशन और इन सब के बारे में देखे हैं। तो इंपॉर्टेंट
पॉइंट्स अबाउट एडी। एडी से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हम लोगों को मिले हैं उनको देखते हैं। नंबर 1, सबसे पहले क्या देखा, ये 2 सेक्टर मॉडल है। क्या ये 2 सेक्टर मॉडल है? तो एडी इक्वल्स टू व्हाट, सी प्लस आई, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। सेकंड, कंजम्पशन स्लोप ऑफ, या फिर ऐसे कह लो अपवर्ड स्लोप, अपवर्ड स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व। जो कंजम्पशन कर्व होता है उसका स्लोप कैसा होता है, अपवर्ड होता है। थर्ड पॉइंट, इन्वेस्टमेंट कर्व इज हॉरिजॉन्टल या फिर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जो इन्वेस्टमेंट कर्व है वो कैसा है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। फोर्थ पॉइंट, अपवर्ड स्लोप ऑफ एडी एग्रीगेट डिमांड कर्व। तो एडी कर्व और कंजम्पशन कर्व अपवर्ड है, इन्वेस्टमेंट कर्व हॉरिजॉन्टल है, एडी का मतलब सी प्लस आई है। पांचवी और लास्ट बात, बीईपी यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट। बीईपी कहां पर होता है, वेयर इनकम इक्वल टू कंजम्पशन। जहां पर इनकम यानी कि वाई और कंजम्पशन एक दूसरे के बराबर होते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। एक छठा और लास्ट पॉइंट, ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन, ऑटोनोमस कंजम्पशन, इसको कुछ बुक्स के अंदर डिनोट करा है सी बार से और कुछ बुक्स के अंदर डिनोट करा है ए से, स्मॉल ए से। आप लोग कुछ भी ले सकते हो, स्मॉल ए ले लो चाहे सी बार ले लो, डेट इज कॉल्ड ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो हम लोग कह सकते हैं कंजम्पशन incurred on zero level of income। ऐसा कंजम्पशन जो इसको हम लोग इनकर करते हैं, कंज्यूम करते हैं इनकम के जीरो लेवल पर। बेसिकली ये होता है बेसिक सर्वाइवल के लिए। किसके लिए होता है ये, बेसिक सर्वाइवल के लिए होता है। जैसे कि कोई बंदा अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगार है, अभी से नहीं बहुत पहले से बेरोजगार है, लेकिन खाना तो खाएगा ना वो, और खाना खाने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। कंजप्शन तो करता है, चाहे कहीं से उधार लेके करे चाहे कैसे भी करे। ऐसा कंजप्शन जो इनकम के जीरो लेवल पर होगा उसको बोलेंगे हम लोग ऑटोनोमस कंजप्शन। टेक द स्क्रीनशॉट। चलिए ये हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं एग्रीगेट डिमांड को। अब बात करेंगे हम लोग एग्रीगेट सप्लाई के बारे में। रफ करता हूं मैं इसको। अगला टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है एग्रीगेट सप्लाई। नेक्स्ट टॉपिक है एग्रीगेट सप्लाई। देखिए भाई एग्रीगेट सप्लाई होती क्या है। अच्छा आप लोग सोचो, जो एग्रीगेट डिमांड थी वो किसके साइड से आ रही थी, कंज्यूमर्स के साइड से आ रही थी। गवर्नमेंट भी कंज्यूमर थी यहाँ पर, प्राइवेट लोग यानी इंडिविजुअल्स भी कंज्यूमर्स थे, बिजनेसमैन भी कंज्यूमर्स थे, ठीक है ना। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, एग्रीगेट सप्लाई की। एग्रीगेट सप्लाई जिसको हम लोग लिख सकते हैं एएस। क्या लिखेंगे इसको, एएस लिखेंगे। तो भाई अब जरा ये देखो, सप्लायर कौन होता है, जो प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूसर इज द सप्लायर। तो किसी भी इकोनॉमी के अंदर गिवन प्राइस लेवल पर
प्राइस लेवल की, वहां पर इनकम लेवल की बात है, यहाँ पर प्राइस लेवल की बात है। प्रोड्यूसर काम करता है प्राइस के लिए, जितना ज्यादा प्राइस मिलेगा उतनी ज्यादा सप्लाई करता है। ये आप लोगों ने क्लास 11th में सीख चुके हो, ठीक है। तो एग्रीगेट सप्लाई की हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। इट रेफर्स टू द मनी वैल्यू of all final goods and services. It refers to the money value of all final goods and services that the producers are willing to supply at a given price level in a period of time in an economy। तो किसी भी इकोनॉमी के अंदर जो भी प्रोड्यूसर्स लोग हैं, सप्लायर हैं, वो पर्टिकुलर प्राइस लेवल पर कितना सप्लाई करने के लिए विलिंग है, रेडी है, इच्छुक है, कितना सप्लाई करना चाहते हैं, उस सारी सप्लाई की मनी वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे? एग्रीगेट सप्लाई बोलेंगे। आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर हुई होगी। अब बच्चे जो एएस होता है, देखिए वैसे कंपोनेंट्स में लिख नहीं रहा हूं, बहुत आसान है, आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे, ठीक है। लिखूंगा तो वीडियो लंबी हो रही है आपकी, मैं आपको डायरेक्ट समझाता हूं, आप लोग इसको बड़ी आसानी से लिख सकते हैं और पेपर में लिखने को नहीं आता है। तो जो एएस होता है वो होता है कंजम्पशन प्लस सेविंग के। कंजम्पशन प्लस सेविंग इक्वल्स टू व्हाट? एग्रीगेट सप्लाई। अब मैं यहां से कंक्लूजन निकाल सकता हूं क्या? और कंक्लूजन क्या रहेगा? जो आप लोग कंज्यूम करते हो, खर्चा करते हो, और जो आप सेविंग करते हो, बराबर आपकी इनकम क्या होता है? आपकी इनकम क्या होती है? अगर आप अपनी इनकम को दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, आपने जो खर्च किया और जो बचाया उसका सम ही टोटल क्या होता है? आपकी इनकम होती है। तो ऐसे ही पूरे इकोनॉमी के लिए वहां के सभी लोगों ने जो खर्चा किया होगा और जो सेविंग की होगी वो वाई के बराबर, नेशनल इनकम के बराबर है। और इस तरीके से जो एग्रीगेट सप्लाई है वो ऑलवेज इक्वल्स टू व्हाट? वाई के बराबर, नेशनल इनकम के बराबर। तो एएस की दो इक्वेशन मिल गई हमें, एएस इक्वल्स टू सी प्लस एस और एएस इक्वल्स टू वाई। चलिए अब मैं बात करता हूँ इसकी ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन की और टेबुलर रिप्रेजेंटेशन की। इसको रफ करता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखते हैं भाई बनता कैसे है ये। डाटा को सेम रखने के लिए मैं वही पॉइंट्स ले रहा हूं जो पहले ले रखे थे। इनकम के 0 से स्टार्ट किया, 100 का इंक्रीमेंट करते हुए 500 तक पहुंच चुके। सी हम लोग भी वही ले गए जो पहले ले रखा था, 50, 100, 150, 200, 250, 300। सेविंग निकाल सकते हो क्या? बिल्कुल निकाल सकते हो। आपकी इनकम में से जो आपने खर्च किया होगा वो सेविंग है। ये आपके पास इनकम है, उसमें से कुछ खर्चा किया है, इनकम में से जो खर्चा किया होगा वो सेविंग है, बचत है आपकी। तो ये हो गया 0 -50 -50। क्या सेविंग्स नेगेटिव हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती है। सेविंग नेगेटिव का मतलब क्या है? आप बेरोजगार हो, आपके पास पैसा नहीं है, इनकम नहीं है, बट ऑटोनोमस कंजप्शन कर रहे हो। और ऑटोनोमस कंजप्शन क्या कर रहे होगा? आपने उधार मांगा होगा, कुछ और करोगे, यानी आप कर्ज के अंदर आ गए, आप डेब्ट के अंदर हो। जब डेब्ट के अंदर हो तो सेविंग क्या रहती है? नेगेटिव रहती है। 100 - 100 0, 50 लेस करते चलना है वाई में से सी को, तो सेविंग आ जाएगी आपकी, ठीक है ना। हम लोग बना क्या रहे हैं? एग्रीगेट सप्लाई बना रहे हैं। और एग्रीगेट सप्लाई क्या देखा था? सी प्लस एस के।
तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 50 माइनस 50 0, 100 प्लस 0 100, 150 प्लस 50 200, इन दोनों को ऐड करोगे 300, इन दोनों को ऐड करो 400, इन दोनों को ऐड करो 500। अब आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे, एग्रीगेट सप्लाई के सारी वैल्यूज वो आई हैं जो कि y की वैल्यूज हैं, 0 0, 100 100, 200 200, 300 300, 400 400 और 500 और लास्ट में 500। यानी कि एग्रीगेट सप्लाई ऑलवेज इक्वल्स टू नेशनल इनकम, ये आप लोगों ने ध्यान रखनी है बात, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट है भाई आप लोगों का, ये वाला पॉइंट, इसको मैं डाल रहा हूँ बॉक्स के अंदर, जहाँ पर कंजम्पशन इक्वल टू सेविंग होती है। क्या होता है? कंजम्पशन इक्वल टू सेविंग होती है, या फिर सॉरी कंजम्पशन इक्वल टू सेविंग नहीं, अच्छा वो तो उसके अंदर था, जहाँ पर सेविंग इक्वल टू 0 होती है। मैं सिर्फ इसको डाल रहा हूँ बॉक्स के अंदर 0 को। ये 0 क्यों डाल रहा हूँ? ताकि आप लोग इसको अलग से मार्क कर पाए। दिस इज कॉल्ड BEP, ब्रेक इवन पॉइंट। तो कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से BEP क्या था? जहाँ पर कंजम्पशन इक्वल टू इनकम था। और सेविंग से या फिर एग्रीगेट सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? जहाँ पर सेविंग्स 0 होते हैं। जहाँ पर सेविंग्स 0 होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। एग्रीगेट सप्लाई कर्व का एक डायग्राम और बना लेते हैं और अपनी वीडियो को आज यहाँ पर ख़त्म करते हैं। इसके बाद चलिए, दिस इज वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ओरिजिन। आप लोगों ने हमेशा ध्यान रखना है एक्स एक्सिस पर क्या लिखना है? आउटपुट या फिर क्वांटिटी। अगर आपने इसमें करी गड़बड़, नंबर कटेंगे आप लोगों के। यहाँ पर AS बनाएंगे, एग्रीगेट सप्लाई वाई एक्सिस पर 0 से स्टार्ट हो रहा है, 100 से कांस्टेंट इंक्रीज हो रहा है। भाई हर बार 100 का ही तो इंक्रीमेंट आ रहा है ना। देखो ना, 0 से 100, 100 का चेंज आया है, 100 से 200, 100 का चेंज आया है, 200 से 300, फिर अगेन 100 का चेंज आया है, 300 से 400, 100 का चेंज, 400 से 500, 100 का चेंज। तो कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है और 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो मैं जो ग्राफ बनाऊंगा वो ग्राफ हमारा भाई बनेगा 45 डिग्री कर्व। कैसा कर्व? 45 डिग्री कर्व। और हाँ, एक चीज ध्यान रखनी है, आपका कर्व ग्राफ से बाहर ना भागे। ये बन गया 45 डिग्री कर्व। इसी कर्व को हम लोग नाम देते हैं एग्रीगेट सप्लाई, यानी कि C+S। और इसी को हम लोग बोलते हैं रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन को आप लोग आगे पढ़ेंगे, आपके काम की चीज़ है रेफरेंस लाइन। मतलब ध्यान रखना है, इनकम लाइन या 45 डिग्री जो कर्व होता है उसको बोलते हैं हम लोग रेफरेंस लाइन। तो यहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई कर्व बन गया हमारे पास ये। इसको आप लोग 45 डिग्री कर्व है तो रेफरेंस लाइन भी बोल सकते हो। मैं थोड़ा साइड होता हूँ, आप लोग प्रॉपर स्क्रीनशॉट लें। और आज के हमारे जो भी टॉपिक थे इस वीडियो के लिए कंप्लीट कर चुके हैं। बाकी चीज़ें हम लोग आने वाली वीडियोस में देखेंगे। चलिए, स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा, टेक केयर। और भाई चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ। हम लोग पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स ख़त्म करेंगे और उसके बाद अपनी इंडियन इकोनॉमिक्स का भी नंबर लगाने वाले हैं। आप सभी चैनल्स, सभी वीडियोस को बराबर देखें, नोट्स मेंटेन करें। गारंटीड आप लोग के 90% नंबर है भाई, गारंटीड 90% नंबर है आप लोगों के। और आप लोग इसके प्रॉपर नोट मेंटेन करेंगे, ठीक है। आपके जो भी जूनियर हैं, आपके फ्रेंड्स जो 11th क्लास में 12th में आएंगे, उनको ही बताना भाई इस चैनल HBC पर पूरी 12th की इकोनॉमिक्स अपलोड हो चुकी है। चलिए, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।